और उसका टेस्ट भी हुआ है। टेस्ट में से कोई डाउट्स हैं किसी के? सर क्वेश्चन नंबर 10 and 11. टेस्ट में से पूछ रहा हूँ। Sir, 18 and 25. हाँ जी, बोलो। सर 25. अच्छा, और कुछ? 18. और कुछ? सर थर्ड क्वेश्चन. वही क्वेश्चन है, चलिए मैं वो डिस्कस करता हूँ एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट। सर क्वेश्चन 11 भी है. देखो बेटा, स्क्रीन सबको नजर आ रही है? ओके, सबसे पहले एक तो क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 3 कैसे हो जाता हो। चलो लेट अस वेरी क्विकली टेक अप दीस डाउट्स, क्वेश्चन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कहता है दो प्लेन मिरर्स है, टू प्लेन मिरर्स आर देयर, और उन दो प्लेन मिरर्स पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। जैसे एक मिरर प्लेन मिरर पे उससे इंसिडेंट होती दिखाई। इन दोनों प्लेन मिरर्स की जो लेंथ है वो 2√3 मीटर, दैट इज 2√3 मीटर। एंड ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये 30 डिग्री। ये मिरर ए है, ये मिरर बी है। एंड ये जो डिस्टेंस है वो 0.2 मीटर। यू आर बीइंग आस्क्ड कि फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द रे अंडरगोज रिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द फर्स्ट रिफ्लेक्शन बिफोर इट इमर्जेस आउट। देखिए यहाँ पहली रिफ्लेक्शन हो गई और फिर इसके बाद लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर कैसे चले जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ मैं दूसरी रिफ्लेक्शन मानता हूँ, दूसरी रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे ऐसे चले जाएगी। आप ये समझ रहे हैं कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो इतना है, सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड इतना है, थर्ड के बाद फिर आ जाएगा उतना ही। सिमेट्री तो रहनी है क्योंकि ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, तो ये सारे 30-30 ईच आने। तो आप इस एक ट्राइंगल से ये एक लेंथ निकाल सकते, और वो लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी आ जाएगी। ये क्योंकि हमें
0.2 मीटर दिया है, तो हम tan 30 लिख लो। tan 30 इज ऑपोजिट साइड, यानी कि ये जो x है अपॉन बेस 0.2, तो x जो है दैट इज इक्वल टू 0.2 बाय रूट 3 आ गया, ये tan 30। तो यहां से x आ गई। तो एक रिफ्लेक्शन के बाद इतना डिस्टेंस ट्रेवल होती है, तो टोटल जो है 2√3 मीटर डिस्टेंस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? थर्टी रिफ्लेक्शन आ गई। इतने डिस्टेंस में 2√3 मीटर डिस्टेंस में कितनी रिफ्लेक्शन होंगी? अगर अगर 0.2 बाय रूट 3 मीटर डिस्टेंस के बाद एक रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जैसे 2 टाइम्स 0.2 बाय रूट 3 हो तो 2 रिफ्लेक्शन हो गई, 3 टाइम्स 0.2 बाय रूट 3 हो तो 3 रिफ्लेक्शन हो गई। इस तरह से नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस काउंट कर सकते हो। ठीक हो गया? Yes, sir. ओके। Yes, sir. ओके जी, सो दिस इज डन। आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इवन स्कूल एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें उसने ये एक कन्वेक्स मिरर दिया है। कन्वेक्स है तो सिल्वरिंग इस तरफ होनी चाहिए। ये एक प्लेन मिरर दिया है। और यहाँ एक ऑब्जेक्ट नीडल दी So screen freeze है। है। अब ठीक है ना? यहाँ एक ऑब्जेक्ट नीडल दी है और अब वो कह रहा है कि ये अरेंज डिस्टेंसेस ऐसे अरेंज किए गए हैं so that the image formed due of the needle due to convex mirror and plane mirror are formed one above the other। जो इमेज प्लेन मिरर और जो कन्वेक्स मिरर ने बनानी है they are formed one above the other without parallax। पैरालैक्स होता है कि अगर 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 आप दो डिफरेंट व्यूइंग पोजीशन से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो उसकी पोजीशन डिफरेंट नजर आती है, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, और यहाँ मेरे पास ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब मैं एक बार इसको लेफ्ट आई से देखूं और एक बार इसको राइट आई से देखूं तो मेरे को जो है 1 और 2 में जो है वो जो रिलेटिव है शिफ्ट नजर आएगा। कौन ज्यादा शिफ्ट करेगा, 1 के 2? +1 में किया था 1 1, जो ज्यादा शिफ्ट कर रहा है वो 1 है, उसका ये पैरालैक्स एंगल ज्यादा है, ठीक है। आप हर ऑब्जेक्ट को किसी डिस्टेंट बैकग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू देखते हो तो उस डिस्टेंट बैकग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू जो ऑब्जेक्ट नंबर 1 है उसका एंगल ऑफ शिफ्ट ये होगा, ऑब्जेक्ट नंबर 2 का एंगल ऑफ शिफ्ट जो है वो कम रह जाएगा। तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 में पैरालैक्स ज्यादा है, शिफ्ट ज्यादा है, ठीक है।
ये आपको +1 में करवाया जा चुका है। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स 1 और 2 एक दूसरे के ऊपर ही लाई करेंगे तो फिर तो दोनों का शिफ्ट पैरेलक्स शिफ्ट बराबर होगा ना, क्योंकि जो ज्यादा पास होता है उसमें शिफ्ट ज्यादा आता है। जब दोनों का पोजीशन सेम है, एक के ऊपर एक ही लाई कर रहे हैं, तो पैरेलक्स भी तो सेम ही होगा बच्चों। Yes, sir. पैरेलक्स भी सेम होगा, तो इसलिए ये बहुत क्लियर है कि इनमें कोई पैरेलक्स नहीं आने वाला। जो आपके पास मिरर की इमेज और जो सॉरी प्लेन मिरर की इमेज और जो कन्वेक्स मिरर की इमेज है उसमें ऐसा उसने कह रखा है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं जो उसकी लैंग्वेज, वो कहता है कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर एंड नीडल आर प्लेस्ड ऑन एन ऑप्टिकल बेंच। ये ऑप्टिकल बेंच ना एक एपरेटस होता है जिसपे ये मिरर और जो लेंसेज वगैरह हैं ये होल्ड हो जाते हैं, स्टैंड बना होता है प्रॉपर। सो वो कहता है so that images of object needle due to convex mirror and plane mirror are formed one above the other without parallax। फिर उसने 4 ऑप्शन उसने दे रखा है कि फॉर कन्वेक्स मिरर जिसके लिए तुमने मिरर इक्वेशन लगानी है 1/v + 1/u = 1/f। कहता है u जो है वो OP के बराबर है, ये पहली ऑप्शन दी है। दूसरी ऑप्शन दी है v जो है वो OM - MP के बराबर है, और तीसरी ऑप्शन दी है F = MP। कहता है इनमें से कौन कौन सी ठीक है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? पहली बात मुझे ये बताओ, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज बोलो। Yes, sir. अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें कितनी इमेजेस बनेगी, So 2. तो 2 एक क्या मैं वर्चुअल नहीं, क्या मैं इन दोनों मिरर्स को पैरेलल मिरर्स नहीं कह सकता हूँ? कह सकते हैं सर। तो क्या इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी कि नहीं बनेगी? सर नहीं बनेंगी सर उसकी सिल्वर सरफेस सर, बिकॉज दोनों एक दूसरे को फेस ना कर रहे। हाँ, दोनों एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं, तो ये 360/n वाला फार्मूला नहीं इसमें लगना है। इसकी जो सिल्वर सरफेस है और इसकी सिल्वर सरफेस है, वो देखो उनकी पोजीशन अगर पैरेलल बनाते तो ऐसे रखते, ठीक है, तो हम कहते हैं इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। तो ये बात तो एक क्लियर हो गई कि इसमें इनफाइनाइट इमेजेस नहीं बनेंगी। ये जो मैंने तुम्हें बोला था मिरर का छोटा सा हिस्सा भी पूरी इमेज बनाता है, तो ये जो ऊपर से हिस्सा खाली छोड़ रखा है इस हिस्से से पूरी इमेज बन जानी है इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो कन्वेक्स मिरर में और प्लेन मिरर में बननी है वो सेम पोजीशन पे बननी है। अब प्लेन मिरर कहाँ इमेज बनाएगा? पहले प्लेन मिरर कहाँ? OM के opposite equal। OM distance हाँ, behind the plane mirror. जितना ये डिस्टेंस है उतना ही यहाँ डिस्टेंस होना चाहिए। मान लो यहाँ बन गई इमेज, ये प्लेन मिरर की इमेज है, ठीक है। अब वो आगे भी आ सकता है पीछे भी आ सकता है, पर मेरे ख्याल से पीछे रहना चाहिए। इसलिए पीछे रहना चाहिए क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट के लिए कन्वेक्स मिरर भी जो है वो इमेज इधर ही बनाता है, और तुम्हें कन्वेक्स मिरर की इमेज और प्लेन मिरर की इमेज कोइंसाइड करानी चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट है मिरर का, मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है और यहां इमेज बन गई। अब ये प्लेन मिरर के लिए और कन्वेक्स मिरर के लिए भी यही ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज भी वो यही बनाता है, तभी कोइंसाइड करेंगे। एग्री करते हो?
Yes, sir. तो हमने आई जो है वो इमेज मान ली प्लेन मिरर की, और तो फिर आई इमेज जो है कन्वेक्स मिरर की भी होनी चाहिए। अब एज पर क्वेश्चन उसने हमसे बोला है कि यू ओपी के बराबर। देखो ये ऑब्वियसली यहाँ साइन कन्वेंशन तो लगी ही नहीं हुई, यहीं से पता चलता है। ओपी लिख रहा है, बिना साइन कन्वेंशन के लिख रहा है, तो या कह लो कि मैग्नीट्यूड में लिख रहा है। तो u जो है, वैसे मैं साइन कन्वेंशन के साथ देखूं तो u शुड बी इक्वल टू PO. माइनस PO. पीओ होना चाहिए, ठीक है ना? यस सर। ठीक है ना? तो अब उसके बाद जो, अगर ये तो माइनस पीओ, तो फिर इसका मतलब ये वाली ऑप्शन तो ठीक है, ऑब्जेक्ट तो मैग्नीट्यूड वाइज यही है। v जो है ये मिरर के लिए देखना, v मिरर के लिए आना था pi, और इस pi को हम लिख सकते हैं mi माइनस mp। मैं सब मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, डिस्टेंसेस वाइज, डिस्टेंस दिस, साइन कन्वेंशन नहीं है कुछ भी। एम है, तभी मैंने एम इधर से शुरू कर लिया ताकि आइडिया लग जाए भी मैं डिस्टेंसेस ही लिख रहा हूं। एम आई माइनस एम, ये हो गया। लेकिन ये जो एम आई है, दिस हैज टू बी इक्वल टू एमओ या ओ एम, तो मैं इसको लिख लेता हूं ओ एम माइनस एम, तो ये करेक्ट हो, यानी ये भी करेक्ट है। ओके, एम आई और ओ एम तो बराबर होने हैं ना, क्योंकि प्लेन मिरर का भी तो वो इमेज है, आई जो है वो प्लेन मिरर का भी तो इमेज है ना, तो उसके लिए जो फैक्ट होता है इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, वो यूज होना ही होना। एंड देन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बोलो, फोकल लेंथ क्या हो जाता है? बोल बेटा कोई भी। सर मिरर इक्वेशन यूज सर वो करेंगे, तो मेरी इक्वेशन यूज करेंगे ना। दोनों की वैल्यूज डालेंगे u और v के ऊपर से। एमपी तो नहीं हो सकता ना फोकल लेंथ, नो सर। सर नहीं सर। तो दूसरी ये साइड गलत हो गया। तो ये दोनों ऑप्शंस ठीक है, जो कि ए पार्ट बनता है तुम्हारे ऑप्शन। ठीक हो गया, नवनीत ओके, समझ में आ गया? नवनीत आर यू देयर? Yes, sir. मैं इस जैसे क्वेश्चन का एक न्यूमेरिकल भी आज करवाऊंगा, चलो ये कॉन्सेप्ट मिल जाता है इस क्वेश्चन से। इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 11 ही है, एक 25th भी दिया हुआ है। 25th क्वेश्चन में भी आई एम प्रीटी श्योर कि तुमने जो है वो साइन कन्वेंशन नहीं लगाई बस। सर आपने और कोई आंसर कंफ्यूजन गलत दिया हुआ है। आंसर गलत था उसमें, आंसर में image of an object placed 5 centimeter in front of concave mirror, ये concave mirror है। ऑब्जेक्ट जो है that is placed 5 centimeter in front of concave mirror, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया माइनस का, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है concave mirror का वो कितना लेना है बोलो? बोलो, उसने कहा इन concave mirror ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, कितना लूँ ये? आप माइनस दो जल्दी 15। से। 15. -15.
इट इज माइनस 15। माइनस केव मिरर की फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है, ये -7.5 है। अब मिरर इक्वेशन 1/b + 1/u = 1/f अप्लाई करो, so that is 1/v plus 1/-5 is equal to 1/-15/2. So this is 1/v is equal to 1/5 minus 2/15. इसको मैं 3/15 minus 2/15 लिख सकता हूँ, that is 1/15 लिख सकता हूँ, तो v is 15। हमने आंसर इसका क्या दिया है? ओके, 25 का बी आना चाहिए था, इट इज बी पार्ट। ठीक है, ओके जी। Yes, यस sir. सर। सो कुछ एक क्वेश्चंस और करके वी आर फिनिशिंग ऑफ विद द मिरर्स एंड इस असाइनमेंट में बाकी के क्वेश्चंस में किसी में कोई डाउट तो नहीं आया? सर क्वेश्चन नंबर 18 भी करवा दो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो बोल रहा हूं, जस्ट अ मिनट। सो क्वेश्चन नंबर 18 में a convex mirror of focal length f forms an image which is 1/n times the object. The distance of object from the mirror is, एक convex mirror है, focal length f है और इमेज बना रहा है, जो साइज ऑफ इमेज है that is 1/n times the size of object. You are to find the distance of object from the mirror. आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है मिरर में, मिरर से। अब मेरे को ये बताओ कि इस केस में तुम्हें जो है ये 1/n क्या दिया हुआ है? Magnification. Linear magnification. Linear magnification. It is a linear magnification 1/n जो है, एंड ये जो है वो तुम्हारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव। क्यों? Convex mirror always form virtual and erect image. ऑब्जेक्ट अगर रियल हो तो ये बात सोचनी है जो तू कह रहा है बेटा, और क्योंकि जो है वो आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट मतलब एक फिजिकल ऑब्जेक्ट रखा है, तो हम उसके लिए रियल ऑब्जेक्ट ही मानेंगे। तो आपके पास जो स्मॉल m है वो +1/n माना जाए। याद करिए जो लीनियर मैग्निफिकेशन थी, इट वाज पॉजिटिव व्हेन द रियल ऑब्जेक्ट वाज फॉर्मिंग अ वर्चुअल इमेज। तो बस अगर ये समझ में आता है, उसके बाद निकालना क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ की टर्म्स में निकालना है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला जो मिरर के लिए था f/f - u वो यूज कर लीजिए। फोकल लेंथ तो तुम्हें निकालनी है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो तुम्हें पता है। ऑब्जेक्ट u और f में रिलेशन निकालना है, एक तरफ u और f में रिलेशन निकालना है। f कन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव है, u अननोन है, अननोन को मैं कोई साइन नहीं, तो 1/n इज इक्वल टू ये प्लस है ओवर ये प्लस है और माइनस u। ये आप चाहो तो यहाँ मोड लिख सकते हैं। ये मोड लगाने का मतलब होता है कि यहाँ साइन कन्वेंशन लग गई है, यहाँ नहीं लगा हुआ तो मतलब यहाँ साइन कन्वेंशन नहीं लगे, तो दैट इज मोड ऑफ f माइनस u इज इक्वल टू n टाइम्स मोड ऑफ f।
तो u की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1 माइनस एन मोड ऑफ 1 माइनस एन मोड ऑफ, ठीक है, ओके, डन। यस सर। Yes, sir. तो हमारा ऑप्शन देख लो कौन सा बन जाता है, ए पार्ट बन गया। और कोई डाउट किसी को? सर क्वेश्चन 10 भी नहीं हो रहा था। क्योंकि क्योंकि इन क्वेश्चंस में हमेशा याद रखिए, इन क्वेश्चंस में जो जिनमें लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन का साइन ठीक ना डालना वही एक मिस्टेक जनरली रहती है, इन जनरल वही मिस्टेक रहती है। क्वेश्चन नंबर 10 की टाइप तो हम कर चुके हैं शायद, उसको तो जरा अगर टेस्ट में बैठ के नहीं हुआ तो टेस्ट के बाद बैठ के आराम से ट्राई करो। सर करा था बट आंसर 50 डिग्री आ रहा था। आंसर जो दिया हुआ है वही है आंसर, आंसर की में गलती नहीं है, आंसर ओके सर। 70 डिग्री है। आपको आपको जो है इसमें 3 रिफ्लेक्शन लेनी पड़ जाएंगी, 3 रिफ्लेक्शन लेनी पड़ेंगी इस क्वेश्चन में। और बताओ, और कोई? यस, चलो अब मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ मिरर के, और मुझे एक छोटी सी टाइप ऑफ क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस करनी है। दैट टाइप कोरस्पॉन्ड्स टू दैट इमेज स्पीड एंड ऑब्जेक्ट स्पीड इन मिरर्स, ठीक। एक तो वो टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने इंट्रोड्यूस करना है, एंड दूसरा जो है वो रिफ्रैक्शन भी स्टार्ट करना है, ओके। मैंने लास्ट क्लास में 1 या 2 क्वेश्चंस कुछ किए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को अब आगे कैरी करता हूँ, ठीक है। पीयूष तो बैठा हुआ है, पीयूष, पीयूष आर यू देयर? सो क्वेश्चन दे रहा हूं, a rod of length 10 centimeter lies along principal axis of a concave mirror. Of focal length 10 centimeter. Such that and closer to pole is 20 centimeter from it. Find length of image. You are to find length of image. Hurry up.
सो हमारे रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स में the next numerical is a rod of length 10 centimeter lies along principal axis of a concave mirror of focal length 10 centimeter such that end closer to pole is 20 centimeter from it. Find length of image. So what do you understand? ये क्वेश्चन भी मैग्निफिकेशन का है, लेकिन मैग्निफिकेशन इज नाउ नॉट ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. द मैग्निफिकेशन इन्वॉल्व्ड इज नॉट ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. यहां पे ऑब्जेक्ट जो है दैट इज लाइंग परपेंडिकुलर, लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. तो जैसे कि तुम्हें बताया था, दो तरह की मैग्निफिकेशन होती है, ट्रांसवर्स लेटरल या लॉन्गिट्यूडनल. ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन है. ठीक है स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन you have a concave mirror of focal length 10 centimeter. You have a concave mirror like this. यहाँ पे मैं concave mirror बना देता हूँ. And the focal length of concave mirror is 10 centimeter. I'll write f is equal to, साइन कन्वेंशन कभी नहीं भूलना, -10 centimeter. concave की focal length नेगेटिव होती है. And he is keeping an object. ये अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होएगी 20 सेंटीमीटर. एंड ही इज कीपिंग द ऑब्जेक्ट सच दैट द क्लोजर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट दिस 20 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो यहां रखा गया है, उसका एक किनारा सी पे है और दूसरा फिर बियॉन्ड सी चला जाएगा. एंड यू नो दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ. इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ. अब ये तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दिया नहीं उसने. अगर उसने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दिया होता, लाइक इफ आई टेक द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आल्सो इन कंसीडरेशन, तो इसकी इमेज में जो पार्ट सी पे है उसकी उसका इमेज सी पे ही बनता होता है. टेबल चेक करें, ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी, और जो इमेज सी पे बनेगी उस इमेज का साइज जो है वो भी तुम्हारा जो है वो ऑब्जेक्ट जितना रहेगा. सेम साइज की इमेज बनती है. ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी, सेम साइज. एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जिसे हम सी टू इंफिनिटी बोल देते हैं. ठीक है. जिसको हम C to infinity बोल देते हैं, तो उस केस में then in that case the image is between F and C. तो फोकस तो यहाँ होगा ना मिड पॉइंट पे. तो इमेज इज बिटवीन F and C. इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड आल्सो. तो यानी कि ये ऐसे का साइज बनता चला जाएगा, ऐसे छोटा होता चला जाएगा. ठीक है ना. क्योंकि जो जितना आप सी से बियॉन्ड जाते हो उतनी ज्यादा डिमिनिश आती चले जानी है. तो अगर जो है ऑब्जेक्ट की जो है सेकंड डायमेंशन भी होगी तो इमेज इस तरह की बनेगी. He has not given us anything about the second dimension. He has just told us about the length of the rod. तो हम इसको एक लीनियर ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे. उसने हमें 10 सेंटीमीटर लेंथ दिया है. ठीक. सो अदरवाइज जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अगर होता तो उसका जो इमेज है वो डिस्टॉर्ट हो जाता, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स पे लीनियर मैग्निफिकेशन डिफरेंट होनी है. नाउ लेंथ ऑफ इमेज जो है वो हमें कैलकुलेट करना है. तो अगर मैं इसको ए बोलता हूं और इसको भी ऑब्जेक्ट को, तो ये ए डैश हो जाएगा और ये बी डैश हो जाएगा. तो ये इमेज हो जाएगी. एंड नाउ students, since the object is lying along the principal axis, this is a question corresponding to longitudinal magnification. In the last class we had done in detail the linear magnification.
Now we are doing longitudinal magnification. Now we are doing longitudinal magnification. Longitudinal magnification जो है ये तब डिफाइन हो सकती है जब ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस पड़ा हुआ हो. एंड हियर वी से longitudinal magnification ml that is equal to size of image या length of image कह लो, length of image divided by length of object. लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. अब यहां इमेज का लेंथ क्या होगा और सोल्व करके देखो जो आपके पास ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आई थी उसका फार्मूला आया था -v/u. तो यहां भी लगभग वैसा ही फार्मूला बन जाना है. देखिए मैं इसको लिखूंगा -v2 - v1 अपॉन u2 - u1. ध्यान दीजिए ये b का पोजीशन u2 है और b डैश का पोजीशन v2 है और a का पोजीशन जो है वो u1 है और a डैश का पोजीशन v1 है. तो ये तुम्हारा v2 - v1 इमेज का साइज हो गया और u2 - u1 ऑब्जेक्ट का साइज हो गया. ठीक है जी. एक बार फिर से यहां पे मैं ब्लैक इंक में और ब्लू इंक में मिला के मार्क करता हूं. ये डिस्टेंस जो है ये पोल वाली लाइन है. तो ये डिस्टेंस जो है ये तुम्हारे पास u1 है और ये डिस्टेंस जो है ये u2 है और ये डिस्टेंस जो है ये v2 और ये डिस्टेंस जो है ये v1. a का इमेज डिस्टेंस v1, b का इमेज डिस्टेंस v2. तो जब इमेज डिस्टेंसेस के बीच में डिफरेंस लूंगा तो वो इमेज का साइज आ जाएगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस के बीच में डिफरेंस लूंगा तो वो ऑब्जेक्ट का साइज आ जाएगा. वो अगर पूरी डेरिवेशन करें तो जैसे वहां भी नेगेटिव साइन अपीयर हुआ था यहां भी नेगेटिव साइन अपीयर हो रहा है. तो ये आप फार्मूला के तौर पे ट्रीट करिए. कई बार ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो जाता है, कई बार बहुत छोटा हो जाता है फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मतलब मेरे पास साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 0 तो नहीं होता, पॉइंट नहीं होता, बट फाइनाइट होता है बट वेरी स्मॉल. तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हम लिखते हैं -dv/d.
बेटा ये कहाँ लीव हो गई थी मीटिंग? माइनस डीवी बाई डी लिखा था बस। ओके, नोट करो फिर ये इसको डिफरेंशिएट करो, क्योंकि मुझे डीवी बाई डी यू निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो मिरर इक्वेशन को। अब डेरिवेटिव ऑफ मिरर इक्वेशन आई सपोज मुझे करके दिखाने की जरूरत नहीं, इसका डेरिवेटिव -1 बाई वी स्क्वायर डीवी बाई डी यू, इसका -1 बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी यू 1 आ गया, और फोकल लेंथ क्योंकि फिक्स्ड है उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी। एक गिवन मिरर के लिए फोकल लेंथ कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी। डन हो गया बच्चों? सर एक मिनट रुक जाओ। ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया, और डिफरेंशिएट करके डीवी बाई डी यू कैलकुलेट हो गया माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और यहां हमने माइनस डीवी बाई डी यू, ये माइनस इधर ले जाओ, माइनस डीवी बाई डी यू हमारे पास आ जाता है वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। आप देखिए ये माइनस डीवी बाई डी यू एज पर दी डेफिनेशन दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन एमएल, और ये v बाई यू का होल स्क्वायर है। v बाई यू तो लीनियर मैग्निफिकेशन होती है, तो तुम्हें एक रिमार्केबल रिजल्ट मिलता है कि लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन ऑफ अ पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट इज लीनियर मैग्निफिकेशन स्क्वायर। Longitudinal magnification of a point sized object is linear magnification square. नोट हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूंगा। This is valid only for small one-dimensional objects. Only for small and one-dimensional objects. Both formulas are very important. उल्टा सीधा नहीं करना इसमें नेगेटिव साइंस को। सर आपने क्या हाँ जी, कहा? आगे बढ़ो। एप्लीकेबल टू ये वाला फार्मूला बेटा, ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए, ये तो नॉर्मली लगना है रेड इंक में जो लिखा। सर उसके बाद में आपने क्या कहा था? ये छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए प्रूफ किया ना, स्मॉल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स। जो ये फार्मूला है जिससे हम ये ऑब्टेन किए हैं, ये सिर्फ स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स के लिए। ये जो फार्मूला है ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए भी वैलिड है। मैं रब कर रहा हूं इसको, बहुत टाइम हो गया, इसने नहीं लिखा स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने इस क्वेश्चन में तुम्हारे एनसीईआरटी के कुछ एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बीच में कवर कर दिए हैं, ठीक। वो एक मोबाइल फोन रखता है एनसीईआरटी में एक मिरर के सामने, और उसकी साइज, उसकी इमेज जो है बनाने को कहता है, तो वो इमेज बनेगी तो ऐसी बनेगी, सेम साइज की नहीं बन जाएगी, ठीक है। सो दिस वे अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो दिया हुआ है। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए फार्मूला जो लगाने का तरीका बताया हुआ है उस तरीके को सही ढंग से फॉलो करते जाएं। नो रीजन दैट यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर। सो फार्मूला इसमें कौन सा लगेगा पहले तो मुझे ये बता दो। कौन सा लगेगा बोलो। अरे इतना टाइम,
किसी को नहीं पता चल रहा F minus V over F. ना, ये है ही नहीं ट्रांसवर्स, ये तो लॉन्गिट्यूडिनल है, वो कैसे लगा देगा तू? गुरसिमरन बात समझ नहीं आ रही, ये ऑब्जेक्ट ऐसे लेटा हुआ है जमीन पे। आगे से हम सर गलती से ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लेटा हुआ है। तो जब ऐसा ऑब्जेक्ट है, आप उसकी साइज निकालना चाहते हैं, यानी कि ये रेड इंक में जो मार्क हो रखा है उसकी साइज निकालना चाहते हैं, तो हमेशा ध्यान में आना चाहिए कि ये लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन है। मैं तो ये कहूंगा हर एक क्वेश्चन के लिए आप जब मैग्निफिकेशन के बारे में सोचते हैं, 2 पॉइंट्स के बारे में जरूर सोचें। एक कि ये लॉन्गिट्यूडिनल का केस है कि ट्रांसवर्स का, दूसरा आपकी मैग्निफिकेशन का साइन प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है, ये इतना सोच जरूर आनी चाहिए। तो यहां जो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, वो आना है माइनस ऑफ V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1, और फिर उसके बाद जो है मैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन को साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ऐसे लिख लूंगा, और सॉल्व करके मेरे पास साइज ऑफ इमेज आ जाया करेगा। अब हम जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन लिखने लगे। तो जो एंड ए है, एंड ए, उसकी इमेज विल बी फॉर्म्ड एट ए ओनली। इमेज इज फॉर्म्ड एट ए ओनली, क्योंकि वो है ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो उस केस में बिना कुछ कैलकुलेट किए भी मैं जो है डायरेक्टली भी लिख सकता हूं कि मेरी इमेज की पोजीशन कहां है। ठीक, तो यहां हमारे पास जो है वो इमेज की पोजीशन जो है V, इसको मैंने V1 बोल देना है। V1 इज माइनस 20 सेंटीमीटर, ये माइनस 20 सेंटीमीटर आ गया। और अब एंड बी की बात करते हैं। एंड बी के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जिसको कि मैं U2 कह रहा हूं, अब वो आपके पास ऑब्जेक्ट का साइड 10 सेंटीमीटर है, ये यहां से यहां 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड बी का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पोल से लेने हैं सारे डिस्टेंसेस, और आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली है, इंसिडेंट लाइट इस तरफ है, और आप पोल से उल्टा चल रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? -30 20, और ये 30 ऐड करके फिर -30 लिखना। और फोकल लेंथ पता है, फोकल लेंथ जो है वो इसकी मिरर की पता है, दैट इज -10। आप मिरर इक्वेशन लगाएं। वैसे तो देखो मिरर इक्वेशन जो है वो लगा के बच्चे आराम से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये ना यहां से लिख के सोल्व करने में फिर भी 2 मिनट ज्यादा लगते हैं। अगर मैं तुम्हें एक बार में ये रिजल्ट ही याद करवा दूं, सो यू आर स्मार्ट इनफ टू रिमेंबर दिस, एलसीएम लेके रेसिप्रोकल ले लेना है। तो V विल बी इक्वल टू UF अपॉन U माइनस F। देख लीजिए ना, अगर मैं एलसीएम लेता हूं इसका, तो 1/V आएगा U माइनस F अपॉन UF। ठीक है, तो V हमारे पास आ जाएगा UF अपॉन U माइनस F। इसको हम बोलते हैं उफ 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 उफ, और ये नीचे माइनस साइन, मिरर में माइनस साइन, लेंस में भी उफ उफ बनेगा लेकिन उसमें नीचे प्लस साइन आएगा। तुम्हें तो पता ही है, ये जो हमने मेमोरी एड में कर रखा था, मिरर्स में मिरर इक्वेशन को छोड़ के बाकी सारे फार्मूलाज में जो है वो नेगेटिव साइन अपीयर होता है जरूर। तो UF अपॉन U माइनस F, ये मेरे को याद रख लेते हैं। तो V की वैल्यू जो है, जो मेरे पास यहाँ अब V2 हो जाएगा, उसमें U2 है वो -30, और F जो है वो -10 है, ओवर ये -30, और ये माइनस ऑफ -10 इज +10। सॉल्व कर लीजिए, दिस इज 300 ओवर -20, तो दिस इज -15 सेंटीमीटर। तो आपके पास V2 -15। Now substitute this in this formula so that we can calculate longitudinal magnification. मैं रब करके स्पेस बना रहा हूं।
रमन, 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 नहीं है ये क्या? वेदांत, वेदांत, हाँ जी सर। स्क्रीनशॉट अटेंडेंस का भेजना है। ओके सर। सो ml इज इक्वल टू माइनस ऑफ V2 बताओ कितना आया था? -15। -15। सो ml इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये V2 इज -15 माइनस V1 इज -20 अपॉन U2 is -30 minus U1 is -20. Simplify this. This will be 20 minus 15, that is 5. बाहर एक नेगेटिव साइन है. This will be 20 minus 30, that is -10. So that will be equal to +1/2. ठीक है? ओके, ये लीनियर मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन अगर मुझे निकालनी है. बट स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिए, मेरे को उसने इस क्वेश्चन में कहा नहीं है कि मैं ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करूं. तो या तो ये कैलकुलेट करके साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लिखो, या आप सीधा भी लिख सकते हो कि साइज ऑफ इमेज का साइज जो है वो a'(b') है. ठीक, मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं इसका. सो दैट विल बी pb' pa' माइनस pb'. और ये जो है इसका मैग्नीट्यूड, तो pa' क्या है? ए की इमेज -20. ठीक, फिर माइनस ऑफ pb' क्या है? दैट इज -15 और इसका मोड, तो 15 minus 20 -5 का मोड, तो साइज ऑफ इमेज इज 5 सेंटीमीटर. दिस वी कैन डायरेक्टली डू, और इसको फर्दर आप इन्वेस्टिगेट करके साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लिख के भी आप कर सकते हैं. ओके सर हाँ जी. सर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो उसका क्या मीनिंग होगा फिर इस केस में? नहीं, इसका कोई आपको ये अंडरस्टैंडिंग से डेवलप करना पड़ेगा. आपको सिचुएशन दिमाग में सोचनी पड़ेगी. इसमें आपको जो है ज्योमेट्री दिमाग में रखनी पड़ेगी, क्योंकि लाइन है ना, एक लाइन तो है, ऐसे वाला साइज तो कुछ है ही नहीं है. तो वो इधर को बनी के इधर को बनी, वो तो ज्योमेट्री से ही आएगा, साइन से कुछ नहीं आएगा. ओके सर. आगे देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. रब कर रहा हूं जी. A converging set of rays beam of rays converges at point P. A convex mirror of focal length 10 centimeter is placed at 15 centimeter from point P.
point P such that it intersects the beam before they converge. At point P. ठीक है, the beam starts from a faraway point. Faraway source. Find position of image. Position and nature of image. So next question है, a converging beam of rays converges at point P. A convex mirror of focal length 10 centimeter is placed at 15 centimeter from point P such that it intercepts the beam before they converge at point P. The beam starts from a faraway source. Find position and nature of image. सोचना शुरू करें, केयरफुली सोचें. हरी आप. शाबाश. बताओ जी, मेरे को बताओ ऑब्जेक्ट यू क्या होगा, एफ क्या होगा. हिमांशी आप बताओ, यू क्या होगा और एफ क्या होगा. बोलो हिमांशी. हिमांशी, यू क्या होगा और एफ क्या होगा. जो पता है यू और एफ में से वो बता दे. राहुल. राहुल, जिसका नाम लूं पहले यस बोला करो. राहुल. आशीष, यू क्या होगा और एफ क्या होगा. तो डायग्राम से हिसाब से पी से 10 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ एफ होगा. उसको -10 सेंटीमीटर. -10 सेंटीमीटर डायग्राम के हिसाब से. तूने डायग्राम पता नहीं कैसे बनाई है. फिर देखें, कन्वेक्स मिरर, मैं डायग्राम बना लगा. In order to solve the question, diagram is very important. He is saying कि there is a converging beam. Converging beam होती है ऐसे वाली.
इट वॉज टू कन्वर्ज एट दिस पॉइंट P, इसे इस पॉइंट P पे कन्वर्ज करना था, बट बिफोर इट कन्वर्जेस एट पॉइंट P you have placed a convex mirror. So I'm placing a convex mirror here. Getting it? समझ आ रही है? Yes, sir. We have placed a convex mirror. So this is the convex mirror. Now rays are not able to go beyond this point. They're not able to go beyond this point. और इस कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ जो है वो उसने 10 सेंटीमीटर दी है। तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव? पॉजिटिव। कुछ भी नंबर लिखना है सब साइन कन्वेंशन के साथ लिखना है, अपने से सवाल पूछना है साइन कन्वेंशन के बारे में। फिर ये दूसरा नंबर क्या है 15 सेंटीमीटर? इमेज डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमें दिया है कि हाँ जहां आपने इंसर्ट कर दिया मिरर वो पॉइंट इस पॉइंट P से कितना दूर है, ये दिया है 15 सेंटीमीटर। और कहता है बीम इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, फार अवे डिस्टेंस से आ रही। सो अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें ये 15 सेंटीमीटर क्या है, क्योंकि अगर मुझे पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज निकालनी है तो फिर मुझे V चाहिए और लीनियर मैग्निफिकेशन भी चाहिए। पोजीशन का मतलब V और नेचर मतलब स्मॉल m से पता चलेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव है स्मॉल m उसके हिसाब से पता चलेगा रियल वर्चुअल। तो मेरे को V चाहिए, V निकालने के लिए मुझे मिरर इक्वेशन लगानी, तो मिरर इक्वेशन लगाने के लिए मुझे F और U चाहिए। तो ये 15 सेंटीमीटर क्या U है? का जो डिस्टेंस होगा मिरर से वो प्लस 15 सेंटीमीटर होगा। बताओ सारे बच्चे सोच के बताओ, ये 15 सेंटीमीटर क्या डिस्टेंस है? ये ऑब्जेक्ट रेज तो इन्फिनिटी से आ रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लूं? सर इन्फिनिटी नहीं लेंगे अगर रेज ही इन्फिनिटी से आ रही है। यहाँ रेज जो हैं वो आज बहुत दूर से रही हैं, हम कह रहे हैं इन्फिनिटी से आ रही हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो पॉइंट होता है जहां पे इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करें या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो। तो पैरेलल रेज के लिए हम कह देते हैं कि वो इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो पैरेलल रेज के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो ये P का डिस्टेंस है इसके पोल से। अब P इसको P दे दिया है तो इसके पोल लिखने की बजाय मैं पूरा पोल लिख देता हूँ P लिखने की। सो ये जो P है ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। और ये कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल के वर्चुअल? वर्चुअल ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। देखो आपको कन्वर्जिंग सेट ऑफ बीम से वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनना है, ये अब पक्का दिमाग में रखना है, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां आप समझिए कि फोकल लेंथ +10 दी हुई है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू +15 सेंटीमीटर। ठीक, अब मिरर इक्वेशन लगाएं। और V निकालें। अब मिरर इक्वेशन लगा के V निकाल लेते हैं। मैंने आपको V का एक फार्मूला दिया था, V इज इक्वल टू UF अपॉन, अब मिरर है तो U माइनस F, लेंस होता तो मैं U प्लस F लिखता है। तो ये U जो है दैट इज इक्वल टू +15, F जो है +10 अपॉन U इज 15 एंड दिस इज -10। सो हमारे पास दिस इज 150 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू +30 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, यही आ रहा ना?
1/v + 1/u = 1/f सोल्व करके देख लो, जिसको ये नहीं सर पता ये चल क्या रहा। है? u जो है वो तुम्हारा ये- +15 आएगा और f जो है वो तुम्हारा +10 आएगा। 15 - 10 5/150 150/5 30 सेंटीमीटर। ठीक है, images at 30 सेंटीमीटर। डन हो गया। सर सर बट इस केस में जब हम डायग्राम बनाएंगे इसका, तो रिफ्लेक्टेड रेज जब बना रहे हैं हम, तो सर वो जो है वो तो जो मिरर है उसकी लेफ्ट साइड पे कन्वर्ज कर रही है सर, तो वहां पर तो -30 कन्वर्ज आना कहाँ चाहिए कर रही फिर। है ऐसे? एक मिनट, तुम्हें क्या पता कि कन्वर्ज करेंगी? कन्वर्ज तो करेंगी कि उस साइड पे डाइवर्ज करेंगी, वो तो ये नंबर देगा ना, वो तो ये वाला नहीं सर, नंबर बट बता अगर रहा ना हम तुम्हें। वो तुम नॉर्मल बनाओ ना, उसका नॉर्मल। सुन लो मेरी बात, नॉर्मल जो है वो नॉर्मल इसके नीचे से भी बन सकती है, अगर ये सी पीछे हुआ, और सी इधर होगा तो इससे ऊपर से भी बन सकती है। ठीक है ना? तो नॉर्मल की लाइन तो यहां से भी आ सकती है, फिर यहां से भी आ सकती है। अगर ये इधर से आती है तो फिर ये जो है वो ये ऐसे जा रहा है, अगर ये ऐसे को आ रहा है, और नॉर्मल की लाइन सपोज ऐसे बनती है इसके नीचे से, और आप इसको रिफ्लेक्ट करवाते हो, रिफ्लेक्ट करवा के ऐसे जाती है, करवाने के बाद भी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ कन्वर्ज होएगी कि नहीं होएगी, वो तो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा ना। जब तुम्हारा ये आंसर में +30 आया तो अब स्मॉल m निकालो। रे डायग्राम को एक ही ढंग से देखते आने का मतलब ये नहीं है कि वो एक ही ढंग से बनाई जा सकती है। या तो सारी चीजें, हर तरह की सिचुएशन के लिए अपने माइंड को ओपन रखो सब बच्चे। अब देखो, इस केस में हमारे पास v आ गया +30। अब लीनियर मैग्निफिकेशन निकालते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? दिस इज फॉर केस ऑफ मिरर्स। v और u दोनों पता चल चुके हैं मुझे। सो -v/u, so this is minus, this is ये +30 upon u is +15, this is -2. So it means now we are going to have a m negative, और नेगेटिव m का मतलब क्या है? स्मॉल m नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा? रियल इमेज। वैसे हम कहते थे कि वर्चुअल इमेज बननी चाहिए, लेकिन यहां पे एक रियल इमेज बन जाती है। ये आ गया ना? ठीक है कि नहीं? ठीक है, मैं तुम्हें कुछ रे डायग्राम्स बना के दिखाता हूं, तुम्हारे मन का डाउट क्लियर हो जाता है। पहले ये नोट कर लो। रब हो सर गया? हम सर हाँ हाँ हाँ। सर ये कह सकते हैं कि कन्वर्जिंग बीम हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाएगी, नहीं, ऐसा नहीं। मैं वर्चुअल कुछ ऑब्जेक्ट। क्या, आपने कहा था देखो, ना कन्वर्जिंग बीम वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल, काम करती हाँ, कन्वर्जिंग बीम तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, पर मिरर आगे यहां रखा हो, मिरर पीछे ना रखा हो। पीछे रख दोगे तो फिर वो रियल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। है। यस सर। ठीक है ना? तो मिरर की पोजीशन क्या है? सर बट हमने ये नहीं किया था कि जब m नेगेटिव यू होएगा। तो यू डेफिनेशन है। इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दैट इज यू। पकड़ो ना, जो इंसिडेंट रेज ये ब्लैक में आ रही हैं, दीज आर इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज जहां जहां इंटरसेक्ट करेंगी, वो इंटरसेक्शन का पॉइंट जो है वो यू होगा। ठीक है, ओके। और m जब हमारा नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब हमारे पास जो है m नेगेटिव का मतलब होता है कि नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम। नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम। हाँ, m नेगेटिव का मतलब है नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम। तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज भी वर्चुअल है, ऐसा कहना चाहिए मुझे, रियल नहीं बोलना चाहिए।
ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट Yes, की sir. रियल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। ठीक, क्योंकि यहां पे m हमारे पास नेगेटिव आया है, m नेगेटिव है, इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम। तो ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल था, सो इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल। तो यहां हमारे पास वर्चुअल इमेज आ गई और मैग्नीफाइड ऐसी बन रही है। अब आप रे डायग्राम इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे। ये 15 सेंटीमीटर पे है इमेज, यानी कि इधर बननी चाहिए यहां। यहां से रिफ्लेक्ट होने के बावजूद भी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होने के बाद देखो, ये मैं हॉरिजॉन्टल अगर बनाऊं, ठीक, समझो इस बात को, ये हॉरिजॉन्टल बनाऊं, अगर रिफ्लेक्शन के बाद इस हॉरिजॉन्टल से नीचे को आई तो ही ये इधर को कन्वर्ज करेगी। हम रे डायग्राम समझते हैं, रे डायग्राम में ऐसा कैसे हो सकता है। यहां मैं इस पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल बना रहा हूं, माइंड इट, मैं नॉर्मल नहीं बना रहा हूं। अगर रिफ्लेक्ट होने के बाद इस हॉरिजॉन्टल से नीचे को आई तो ही इधर को एक्चुअली रेज मीट करेंगी और फिर रियल इमेज बन जाएगी। लेकिन अगर मेरी यहां जो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर की लोकेशन ऐसी हो कि जो नॉर्मल है वो इसके बीच बीच कहीं आ जाए, ऐसे इसके बीच बीच में कहीं आ जाए, तो उस केस में ये जो है ये यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके बीच बीच ही रहे, यानी कि इस हॉरिजॉन्टल से ऊपर ऊपर रहे। तो ऊपर ऊपर रहने के कारण ये जो है ये रिफ्लेक्ट होने के बावजूद भी, इधर को आने के बावजूद भी जो है इधर कभी मीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो इस हॉरिजॉन्टल से ऊपर ऊपर ही है, तो इधर को ही जाएगी ऐसे नीचे को रिफ्लेक्ट होने के बावजूद भी। तो जब एक्सट्रापोलेट करोगे तो इमेज यहां बनेगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, समझ रहे हो बात। तो अगर यहां +30 नंबर्स से आ रहा है देन इट इज कमिंग करेक्ट। ये ना सोचो कि उसको इधर ही आना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. ठीक है ना, ये जो आपको रे डायग्राम न्यूमेरिकल सोल्व करने के बाद बनाना पड़ता है, न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले नहीं, क्योंकि नंबर्स से ही आइडिया लगेगा। जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, अब यहां से रे इंसिडेंट आ रहे हैं, ठीक। अब नॉर्मल मेरी सपोज ये रही, ये नॉर्मल है, ठीक, ओके। देखो फॉर एन एग्जांपल मैं यहां एक केस ले रहा हूं, ये इंसिडेंट रे है, इसने यहां कन्वर्ज करना था और ये मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया ऐसे। अगर रिफ्लेक्ट होके इसके नीचे आई तो ये रियल इमेज बनाएगी इस तरफ। लेकिन यहां जो है नॉर्मल, सपोज सी जो है यहां है, तो नॉर्मल ये ब्लैक इंक में लाइन बनाएगी, और अब रिफ्लेक्ट होके जो ये रे जाएगी, वो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो मैं यहाँ ग्रीन इंक में मार्क कर देता हूं, वो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे को चले जाएगी। अब देखो ये कन्वर्ज तो नहीं करनी ना, इस साइड तो कन्वर्ज करेगी, तो इसको एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा तुम्हें। एक्स्ट्रापोलेट करके जहां भी रे बनेगी वहां बनेगी, जहां इमेज बनेगी। ऐसा ऐसा सीन हो रहा है वहां, ठीक है। Yes, sir. सो हमेशा जो है वो अपनी रेज जो हैं उनको रेज को फॉलो करना होता है, और इंटरप्रिटेशन जो है वो तुम्हारी न्यूमेरिकल वैल्यूज से आनी होती है। सिर्फ बहुत लिमिटेड केसेस हैं जिनमें हम ऐसी जनरलाइजेशन रखते हैं कि ऐसा होने पे इमेज वर्चुअल या ऐसा होने पे इमेज रियल आएगी। या फिर दूसरी सिचुएशन ये होती है कि हमारे पास ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ्स मैंने अभी इंट्रोड्यूस नहीं किए। अगर हम ग्राफ्स को याद रख लेते हैं तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, यानी कि ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है और फोकल लेंथ पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके साथ हम ग्राफ्स से रीजन लोकेट कर सकते हैं कि इस रीजन में रियल इमेज बननी है कि वर्चुअल। तो वो भी बहुत सेफ मेथड रहता है। तो एक तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज को फॉलो करना आना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज से इंटरप्रिटेशन करनी है। ऐसा नहीं सोचना
कि कन्वेक्स मिरर के लिए अगर जो है रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज बनेगी। तो यहां देखिए हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और वर्चुअल इमेज बन रही है। और दूसरी बात, हम अगर ग्राफ्स को जानते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंसेस के ग्राफ्स कन्वेक्स और कनकेव मिरर के लिए हमें पता है, तो ग्राफ में ये यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो लोकेट करके हम वहां से लोकेट कर सकते हैं कि कोरस्पोंडिंग जो इमेज जो है वो कहां बन सकती है और वो रियल बनेगी कि वर्चुअल। दैट इज वन थिंग। ठीक है, डन। नाउ ये तुम्हारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन था कन्वर्जिंग सेट ऑफ रेज के लिए। अब हमारा जो है वो 4 मिनट रह गए हैं। अब वैसे अदरवाइज मैं कल से स्टार्ट करूंगा तुम्हारे साथ जो है वो रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन। आज मैं कई सारे न्यूमेरिकल्स तुम्हें इसके करने के लिए दे रहा हूं, लेकिन एक क्वेश्चन टाइप अभी भी पेंडिंग है, एंड दैट क्वेश्चन टाइप इज कि आपको जो है ऑब्जेक्ट को चलता हुआ दिखाया गया है, यू आर गिवन सम स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड यू आर टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ द इमेज। ठीक है, सो नाउ वी आर टू स्टार्ट विद, मैं तुम्हें अब नया कॉन्सेप्ट तो स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा इतनी देर में। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसे घर से ट्राई करके आइएगा। यू आर गिवन अ कोऑर्डिनेट, ये आपको एक कनकेव मिरर दिया गया है, ठीक है, और उस कनकेव मिरर की फोकल लेंथ दी हुई है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक, and here is this pole is to be taken as origin, and here is a point having coordinates 15,5. You are to find coordinates of the image, ठीक, 15,5 नहीं, -15,5 है प्लीज, -15,5. You have to find coordinates of the image, ठीक है, ये आपका टास्क है। मैं एक होम टास्क दे रहा हूं। यहां एक कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, पोल इज टू बी टेकन एज ओरिजिन, here is a point O having coordinates -15,5 and you are to find coordinates of the image. ओके जी, ठीक, Yes. हाँ, ध्यान से, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, ठीक है। सो दैट्स डन। मैं फिर आज अभी क्लास यहीं पे स्टॉप करता हूं, और कल जो है मैं आपको स्पीड्स के क्वेश्चन को देखता हूं, या तो वीडियो बना के भेज दूंगा, या अदरवाइज व्हाट वी कैन डू इज मैं तुम्हें जो है वो फिर किसी एक्स्ट्रा क्लास में कराऊंगा। मैं कल रिफ्रैक्शन जरूर स्टार्ट कर दूंगा। ओके, थैंक यू। अच्छा बेटा, जिनकी अभी फीस नहीं आई है वो प्लीज अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दें, जिनकी भी फी पेंडिंग है।